नमस्कार साथियों, एनके रेलवे साइको क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कौशल शर्मा आज आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड की आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यू की सीरीज़ को लेकर आए हैं। आज इस सीरीज़ की पहली क्लास है, क्लास फर्स्ट, और इस क्लास में हम सभी आए हुए क्वेश्चंस को डिटेल्ड में उनके सभी ऑप्शनों को ध्यान में रखते हुए उनके सभी ऑप्शंस पर डिस्कस करेंगे और निश्चित ही ये आगे आने वाले आपके सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी क्लास उपयोगी साबित होगी। सो बिना देरी करे हम देखते हैं कि आज की इस सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन सोलर सेल से रिलेटेड है। सौर सेल, जिसे सोलर सेल भी कहते हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इनके ऑप्शन भी हम देखते हैं। इनके ऑप्शन में हमारा पहला ऑप्शन है ए आइसोलेशन, बी आइसोलेशन में प्रकाश युग्मन, सी प्रकाश युग्मन और डी फोटोवोल्टाइक। देखिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं सोलर सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन पहले के एग्जामों में पूछा गया है और आगामी पेपर में भी 100% इसके आने के चांसेस है, क्योंकि सोलर सेल वर्तमान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। सोलर सेल, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सोलर सेल फोटोवोल्टिक सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये कैसे कार्य करता है इसे हम देखते हैं इस चित्र के माध्यम से। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि सोलर रेडिएशन पर आधारित है। सबसे पहले सोलर सेल क्या कार्य करता है। सोलर सेल लाइट, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक डायोड है। और यह डायोड, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि ये एक पीएन जंक्शन डायोड है। जैसा कि एक नॉर्मल ऑर्डिनरी डायोड होता है जो जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलकर बना होता है, सोलर सेल अन्य पदार्थ गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, फॉस्फाइड पदार्थों से मिलकर बना होता है। और यह प्रकाश ऊर्जा को, लाइट फोटोन्स की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, एक डायोड है। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें एक सबस्ट्रेट लेयर होती है, पी टाइप सिलिकॉन और एन टाइप सिलिकॉन। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है। उनकी लेयरिंग, उनके वेफर को एक दूसरे के ऊपर रखकर यह डायोड बनाया जाता है। और यह डायोड, जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, यह डायोड रिवर्स बायस अवस्था में कार्य करता है। रिवर्स बायस अवस्था में कार्य करने इसके इंपॉर्टेंट है। कई बार यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, सोलर सेल को किस अवस्था में, फॉरवर्ड बायस अवस्था या रिवर्स बायस अवस्था, जिसे अग्र अभिनति या पश्च अभिनति कहते हैं, किस अवस्था में कनेक्ट किया जाता है। तो यह बात यहां से निकल कर आती है कि सोलर सेल को सदैव रिवर्स बायस अवस्था में कनेक्ट किया जाता है। और लाइट फोटोन्स की इंटेंसिटी, प्रकाश की इंटेंसिटी के आधार पर यह कार्य करता है। जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सोलर रेडिएशन, फोटोन लाइट, जैसे कि फोटोन लाइट इसके अंदर सोलर रेडिएशन इसमें पड़ते हैं, तो ये लाइट एनर्जी जैसे ही इसके इस अपर लेयर पर स्ट्राइक करती है, अपर लेयर पर पड़ती है, तो ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करके जो जंक्शन है, इस जंक्शन के सिरों पर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है। जैसे ही जंक्शन, ये जो पीएन जंक्शन बना है, इस जंक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए लाइट फोटोन्स का यूज किया जाता है। और ये फोटोन की एनर्जी को, लाइट फोटोन की एनर्जी को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसा कि हमने कहा, लाइट, प्रकाश को विद्युत में रूपांतरित करने वाला उपकरण है ये सोलर सेल। तो यहां जैसे कि ऑप्शन में देख पा रहे हैं, फोटोवोल्टिक, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि लाइट फोटोन्स को वोल्टेज में परिवर्तित कर सकता है सोलर सेल। अगर हम इसके अन्य ऑप्शन पर देखें, पहला ऑप्शन जो आइसोलेशन है, आइसोलेशन वर्ड सेपरेशन से है, अलग करने से है। आइसोलेट करना, अलग करना। तो आइसोलेट करना यहां कोई, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बन पा रहा है। आइसोलेशन सेपरेट करने से रिलेटेड टॉपिक होता है, तो आइसोलेशन बिल्कुल नहीं है। अब आइसोलेशन के साथ प्रकाश युग्मन, प्रकाश मतलब लाइट कपलिंग और आइसोलेशन, ये भी कोई टॉपिक मैच नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। प्रकाश युग्मन, लाइट कपलिंग भी इसका कोई ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि सोलर सेल तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर वर्क करता है। सोलर सेल लाइट एनर्जी को, लाइट फोटोन्स एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डेफिनेटली सोलर सेल से रिलेटेड ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा हमने कहा, सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सोलर सेल किस बायस में कनेक्ट होता है, सोलर सेल रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है। तीसरी बात, सोलर सेल को बनाने के लिए किन सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है। सोलर सेल को बनाने के लिए गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, सेलेनियम और सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है।
तो साथियों आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक आरएलसी श्रेणी अनुनाद को बूस्ट करता है। अब साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन आज हमने लिया है प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ भी है और आगे भी इसके आने की 100% संभावना है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है श्रेणी अनुनाद। श्रेणी अनुनाद, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुनाद, देखिए अब इस वाले क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, श्रेणी अनुनाद जिसे सीरीज रेजोनेंस कहते हैं। अब यहां रेजोनेंस अनुनाद से हम क्या समझते हैं, अनुनाद एक अवस्था है हमारे विद्युत परिपथ में, श्रेणी विद्युत परिपथ में अनुनाद एक अवस्था है। सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि श्रेणी अनुनादी परिपथ कैसा होता है। श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रतिरोध R, इंडक्टर L, कैपेसिटर C, संधारित्र C तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, जो कि AC सप्लाई के साथ चित्रानुसार कनेक्ट किए जाते हैं। अब देखिए चित्र बनाने के पीछे हमारा मकसद था कि आपको बताना कि RLC किस प्रकार से होते हैं। अब यहां ये पूछा क्या गया है, बड़े ध्यान से समझना। अनुनाद का मतलब होता है, श्रेणी अनुनाद का मतलब होता है, सीरीज रेजोनेंस का मतलब होता है किसी परिपथ की वह अवस्था जिस अवस्था में परिपथ में अधिकतम विद्युत धारा प्रवाहित हो। क्या कहा हमने, अधिकतम विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली अवस्था अनुनादी अवस्था कहलाती है। अब अनुनाद की अवस्था में जब, चूंकि हम जानते हैं विद्युत धारा अधिकतम प्रवाहित हो, तो परिपथ की जो प्रतिबाधा है, इंपीडेंस है, वो न्यूनतम होना आवश्यक है। तो यहां से दूसरा क्वेश्चन बनता है, श्रेणी अनुनादी परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा क्या होता है, प्रतिबाधा का मान क्या होता है, प्रतिबाधा का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। करंट का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तीसरा क्वेश्चन अनुनादी परिपथ का कि पावर फैक्टर से संबंधित, कि पावर फैक्टर जो हमारा cos फाई से रिप्रेजेंट हम करते हैं, पावर फैक्टर का मान क्या होता है। तो जब श्रेणी अनुनादी परिपथ के पावर फैक्टर की हम बात करेंगे तो पावर फैक्टर का मान अधिकतम होता है। अब अधिकतम का मान कितना, 1 होता है। cos फाई का मान कितना होता है, 1। जैसे कि हम जानते हैं पावर फैक्टर cos फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मान 1 होता है। किसमें, श्रेणी अनुनादी कंडीशन में, अनुनाद की अवस्था में। साथियों अनुनाद जो है वो हमारे इस विद्युत परिपथ में RLC के लिए अनुनादी परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एक श्रेणी अनुनादी परिपथ, एक समांतर अनुनादी परिपथ। क्योंकि ये श्रेणी अनुनादी परिपथ है, उसमें भी पावर फैक्टर का मान cos फाई का मान 1 होता है अधिकतम, और समांतर अनुनादी परिपथ में भी पावर फैक्टर का मान 1 होता है। दोनों में मुख्य अंतर क्या है, श्रेणी अनुनादी परिपथ में विद्युत धारा का मान अधिकतम होता है, प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है। जबकि यदि समांतर अनुनादी परिपथ से संबंधित क्वेश्चन आता है तो उसमें परिपथ में विद्युत धारा का मान इस अनुनाद की अवस्था में न्यूनतम होता है। वैसे ज्यादातर श्रेणी अनुनादी परिपथ से संबंधित क्वेश्चन ही पेपर में पूछा जाता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन की बात करेंगे और ऑप्शन के आधार पर हम देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है, कौन से ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी प्रेरक, ऑप्शन सी धारा, ऑप्शन डी आवर्ती। जैसा कि हमने बताया था कि श्रेणी अनुनादी परिपथ में विद्युत धारा का मान अधिकतम होता है, तो यहां सही जो ऑप्शन है वो विद्युत धारा है। विद्युत धारा या धारा, ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रतिरोध को बूस्ट नहीं करता है। देखिए प्रतिरोध तो परिपथ में विद्युत धारा को अवरोध करने का गुण होता है, वो प्रतिरोध कहलाता है। प्रेरक तो कॉइल का मान कहलाता है, प्रतिरोध का मान R कहलाता है, प्रेरक का मान L कहलाता है। और आवर्ती तो फ्रीक्वेंसी को हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी को आवर्ती कहते हैं। ना तो श्रेणी अनुनादी परिपथ आवर्ती को बूस्ट करता है, ना ही प्रेरक और प्रतिरोध के मान को बूस्ट करता है। इसका सही आंसर है धारा। विद्युत धारा को प्रेरक क्या करता है, RLC श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या करता है, बूस्ट करता है। तो अनुनाद से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देखा है, ये श्रेणी और समांतर दोनों अनुनादी परिपथ का क्वेश्चन हमारा आ सकता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रांजिस्टर से संबंधित है। अब ट्रांजिस्टर एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्रांजिस्टर से संबंधित क्वेश्चन तो एक से भी अधिक क्वेश्चन भी आपके पेपर में आने की संभावना नहीं, 100% आएंगे। हर बार हर पेपर में जब भी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ट्रांजिस्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर का। तो ट्रांजिस्टर, जैसा कि हम जानते हैं, ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कंपोनेंट है और इसका जो मेन एप्लीकेशन है, जो मेन यूज है, वो किस में है, एम्पलीफायर बनाने में, एम्पलीफिकेशन में।
तो यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हम इस क्वेश्चन पर देखते हैं तो यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांजिस्टर का बीटा अनुपात क्या है, ट्रांजिस्टर का बीटा अनुपात क्या है। आप समझिए ट्रांजिस्टर का बीटा अनुपात क्या है, ये क्वेश्चन। यहां सबसे पहले हम समझेंगे कि बीटा क्या, किस बात को प्रदर्शित कर रहा है बीटा, ट्रांजिस्टर में बीटा किस बात को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है जो एम्पलीफायर बनाने में, एम्पलीफिकेशन प्रोसेस में काम में आता है। अब ट्रांजिस्टर जो होता है वो ट्रांजिस्टर को कनेक्ट जो किया जाता है परिपथ में, उसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करने के तरीके के आधार पर उसे मुख्यतः 3 प्रकार से कनेक्ट किया जाता है, जिन्हें हम सामान्यतः सीई कॉमन एमीटर, सीबी कॉमन बेस और सीसी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। दोबारा समझिए, कॉमन एमीटर जिसमें एमीटर टर्मिनल को कॉमन किया जाता है। एमीटर टर्मिनल को कॉमन करने से हमारा तात्पर्य है कि एमीटर टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए उपयोग में लेना है, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए हमें उपयोग में लेना है। कॉमन बेस, कॉमन बेस का तात्पर्य है कि बेस टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन करना है। बेस टर्मिनल की सहायता से इनपुट भी दिया जाएगा और बेस टर्मिनल की सहायता से हमें आउटपुट भी लेना है। कॉमन कलेक्टर का तात्पर्य है कलेक्टर टर्मिनल को हमें कॉमन करना है और इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इसका यूज करना है। तो ट्रांजिस्टर में कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर तीनों कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित क्वेश्चन एक तो जरूर 100% पेपर में पूछा जाता ही जाता है। तो हम तीनों, यहां से हम तीनों कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं और हम फिर उसके बाद में हम अपने बीटा वाले क्वेश्चन पर भी आएंगे। तो जैसा कि हमने कहा, ये ट्रांजिस्टर के 3 कॉन्फ़िगरेशन है जो ट्रांजिस्टर के कनेक्ट करने के तरीके के आधार पर परिभाषित की जाती है, जिसे शॉर्ट में सीई, सीबी, सीसी के नाम से हम जानते हैं। और ये कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानी जाती है। अब यहां जो एक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, जैसा कि हमने बताया था, इसमें एमीटर टर्मिनल को कॉमन रखा जाता है। एमीटर टर्मिनल को कॉमन रखा जाता है। इस कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट गेन होता है वही हमारा बीटा कहलाता है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन। अब यहां इस बात को भी समझेंगे कि करंट गेन, जो ट्रांजिस्टर है वो एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोल डिवाइस है जो अपने इनपुट टर्मिनल पर अप्लाई की गई करंट को एम्पलीफाई करके आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित करी जाती है। तो यहां ट्रांजिस्टर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में लग रहा हो, वो उनके गेन के आधार पर, कौन सा गेन, करंट गेन के आधार पर उन्हें अल्फा, बीटा, गामा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। साथियों, एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा गया हुआ है, बार बार पूछा भी जाता है, अल्फा, बीटा, गामा। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में अल्फा, बीटा, गामा हमेशा ट्रांजिस्टर के करंट गेन को प्रदर्शित करते हैं। यह हमें पहचानना है कि वह किस कॉन्फ़िगरेशन, किस मोड में यूज में लिया गया है। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, सामान्य जो हमारे ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर्स होते हैं, जो सामान्य वर्किंग एम्पलीफायर होते हैं हमारी ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए, वो एम्पलीफायर हमेशा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज में लिए जाते हैं। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन से एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा, ये एम्पलीफाई तो कर ही रहा है, एम्पलीफायर तो है ही यहां। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में फेज शिफ्ट भी होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज शिफ्ट ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बची हुई जो 2 और कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, ये किसी भी प्रकार के फेज शिफ्ट को इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं। इनपुट में अप्लाई किए गए सिग्नल एम्पलीफाई होकर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है, वो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, वो कॉन्फ़िगरेशन है हमारी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो अब देखते हैं कि ट्रांजिस्टर का बीटा अनुपात क्या है। तो बीटा अनुपात हमारा क्या है वो हम देखते हैं। हमारे ऑप्शन पर जाते हैं, ऑप्शन से हमें समझ में आएगा। तो अभी हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर के लिए जो बीटा होता है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की बात की जा रही है, कॉमन एमीटर। तो ये क्वेश्चन कॉमन एमीटर का है। अब उसका जो करंट गेन है, ये करंट गेन का फॉर्मूला हमें बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इस फॉर्मूले को भी हम डिस्कस करते हैं कि ये फॉर्मूले में
किस तरीके से करंट गेन को हमें बताना है, तो देखते हैं। देखिए, यदि एक ट्रांजिस्टर की हम बात करें जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया गया है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, अब देखिए यहां से और हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। ये एक ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर कौन से ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ये हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। और ये हमारा एक दूसरा ट्रांजिस्टर है, ये हमारा ट्रांजिस्टर का सिंबल है पीएनपी ट्रांजिस्टर का। देखिए ट्रांजिस्टर से संबंधित कई सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब कौन सा एनपीएन है, कौन सा पीएनपी है, इसे हम कैसे पहचानेंगे? इसे पहचानना भी बड़ा आसान है। सबसे पहले तो हम जानते हैं ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल की डिवाइस है, जिसके 3 टर्मिनल होते हैं, और वो टर्मिनल होते हैं एमीटर, बेस और कलेक्टर। एमीटर जिसे उत्सर्जक कहा जाता है, बेस जिसे आधार कहा जाता है, और कलेक्टर जिसे संग्राहक कहा जाता है, जिन्हें शॉर्ट में एमीटर को ई, बेस को बी और कलेक्टर को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां भी कलेक्टर और बेस और एमीटर। साथियों, अगर हम दोनों सिंबल को देख पा रहे हैं तो दोनों सिंबल में एरो की डायरेक्शन के आधार पर हमें ये पहचानना है कि कौन सा ट्रांजिस्टर पीएनपी है और कौन सा ट्रांजिस्टर एनपीएन है। तो ये पहचानना सबसे आसान तरीका है। एक तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एरो सदैव एमीटर टर्मिनल पर ही लगता है। एरो जो है, चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एरो हमेशा एमीटर टर्मिनल पर ही लगेगा। अब एक सिंबल में एरो की डायरेक्शन इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, और एक में एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तो जिसमें एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ है वो ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है, और जिस ट्रांजिस्टर में एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इनवर्ड है, बेस की तरफ है, वो ट्रांजिस्टर पीएनपी कहलाता है। ऐसा क्यों? अगर हम इसके डिटेल में जाते हैं तो हम जानते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर बेसिकली 2 सेमीकंडक्टर डायोड से मिलकर बना होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शंस होते हैं, ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शंस होते हैं, डायोड में 1 जंक्शन होता है। तो वहां से हम देख पाते हैं कि जो जंक्शन होता है वो जंक्शन फॉरवर्ड बायस में सदैव पी से एन की तरफ ही होता है। तो पी से एन की तरफ फॉरवर्ड बायस होने के कारण ही जो एरो की डायरेक्शन को इंगित किया जाता है। देख लेते हैं। जैसा हमने कहा कि ये अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये एन, ये पी, ये एन, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए पी से एन, पी से एन, पी इधर है, एन इधर है, एरो की डायरेक्शन पी से एन की तरफ ही प्रदर्शित की जाएगी सदैव, क्योंकि करंट जो फ्लो होता है वो पी से एन की तरफ, जंक्शन का फॉरवर्ड बायस पी से एन की तरफ ही होता है। अगर मैं दूसरे वाले ट्रांजिस्टर को देखता हूं जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, यदि ये पी सिरा है, ये एन सिरा है, ये पी सिरा है, तो पी से एन, इसमें भी बात वही है कि पी से एन की तरफ ही जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस पी से एन की तरफ होगा। इस प्रकार हमें ये याद रखना बड़ा आसान हो जाता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में एरो एमीटर से अंदर की तरफ, बेस की तरफ, जंक्शन की तरफ होता है, जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में एरो की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बीटा किसका अनुपात है देखते हैं। बीटा के बारे में, बीटा किसका अनुपात है इसको समझने के लिए हमने ये सिंबल बनाया था, उस सिंबल को समझे हमने, एनपीएन और पीएनपी दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर को। अब हम देखते हैं बीटा क्या कहा गया है। इसके लिए मैंने वही एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया है, और इसे जब मैं एम्पलीफायर की तरह यूज में ले रहा हूं तो मैं इसकी बाइसिंग बैटरी भी लगा रहा हूं। ये बाइसिंग बैटरी, बाइसिंग वोल्टेज का मतलब क्या होता है इसे भी हम समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए, ट्रांजिस्टर एक एक्टिव कंपोनेंट है और ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए एक्सटर्नल डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए जो आवश्यक एक्सटर्नल डीसी सप्लाई है वही इसकी बाइसिंग वोल्टेज कहलाती है। और ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में यूज में लिया जाता है, तो एक्टिव मोड में सदैव हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर को ऑन में लेने के लिए इसके इनपुट जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस और आउटपुट जंक्शन को सदैव रिवर्स बायस किया जाता है। हम ये सारी चीजें और डिटेल में, जो हमारी जो डिटेल्ड क्लासेज हैं उसमें और पूरी तरीके से जब ट्रांजिस्टर टॉपिक आएगा तब और डिटेल्ड में हम डिटेल्ड लेक्चर में हम समझेंगे। यहाँ हम देखते हैं जब मैंने इसे इनपुट में दिया है तो ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस हुआ है, और ये हमारी बैटरी है जो बेस की तरफ लग रही है, इसे VBB नाम दे देते हैं। जो बैटरी कलेक्टर टर्मिनल की तरफ लग रही है उसको नाम हम VCC दे देते हैं।
तो ये जो बाइसिंग बोर्ड बैटरी है ये इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रहा है और ये इस जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहा है। तो यहां जो इनपुट में जो करंट जाएगी, क्योंकि ये बेस टर्मिनल से करंट इनपुट में जा रहा है तो उसे वो बेस करंट IB है। यहां जो करंट जाएगी, क्योंकि वो कलेक्टर टर्मिनल से हमारा आउटपुट आ रहा है, वो कलेक्टर करंट IC है। अब बीटा हमारा करंट गेन होता है, जैसा कि हमने बताया था कि बीटा हमारा करंट गेन होता है। और गेन का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब होता है एम्प्लीफिकेशन गेन। आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो ही गेन कहलाता है। यहां आप देख लीजिए, आउटपुट करंट क्या है? IC है। इनपुट करंट क्या है? IB है। तो बड़ा सिंपल सा है कि आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट का अनुपात ही उसका करंट गेन कहलाएगा। तो IC अपॉन IB इसका करंट गेन कहलाता है। और ये हम जानते हैं बीटा कॉन्फ़िगरेशन किसमें कहलाता है? बीटा किसका करंट गेन है? कॉमन एमीटर का है। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन IC अपॉन IB होता है। तो ऑप्शन में हम चेक करते हैं, ऑप्शन ए दे रखा है IC अपॉन IE, नहीं ये गलत है। ऑप्शन बी दे रखा है IE अपॉन IC, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी IB अपॉन IE, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी IC अपॉन IB, राइट। ऑप्शन डी इज राइट। तो यहां देखिए इस ट्रांजिस्टर वाले क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन निकले। यहां ट्रांजिस्टर का करंट गेन IC अपॉन IB बीटा को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन हमारा मेमोरी का है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मेमोरी से रिलेटेड, हमारा सेमीकंडक्टर मेमोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है, चाहे वो रैम से हो, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, रोम से हो, चाहे इनके टाइप से रिलेटेड हो। यहां देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। रैम एक है। अब रैम से हम समझते हैं कि ये एक ऐसा जनरल टॉपिक है। रैम सबने सुना होता है। जब से मोबाइलों में हम देख पा रहे हैं, रैम रोम के बारे में हम बेहतर समझ पा रहे हैं, तो उसको डिटेल में हम थोड़ा सा देखेंगे कि रैम के बारे में हम क्या समझते हैं। रैम को हम देख पाते हैं कि रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम क्या है? एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम समझ पाते हैं, इसको शॉर्ट में रैम कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? ये प्राइमरी मेमोरी है एक प्रकार की, जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी है। इसका ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है, कि वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। देखते हैं हमारे ऑप्शन किस, इसमें ऑप्शन में क्या पूछा गया है, उसी के आधार पर हम बात करेंगे। सॉफ्टवेयर का प्रकार, अस्थायी मेमोरी युक्ति, स्थायी मेमोरी युक्ति, CPU रजिस्टर। देखिए 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि रैम एक नॉन वोलेटाइल या वोलेटाइल, एक क्वेश्चन तो इसका ये आ जाता है कि रैम कैसी मेमोरी है। तो हम देखते हैं, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी है। ये एक प्राइमरी मेमोरी है। ये एक प्राइमरी मेमोरी है। वोलेटाइल वर्ड का मतलब समझते हैं, यहां से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है ऐसी मेमोरी जो लाइट स्विच ऑफ करने के बाद जिसमें स्टोर डेटा रिफ्रेश हो जाता है या खत्म हो जाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी लाइट जाने के पश्चात भी उसे बार बार यूज में लिया जा सकता है, लेकिन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर डेटा लाइट जाने के बाद रिफ्रेश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो रैम एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी है, ये एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है, और ये अस्थायी स्टोरेज मेमोरी है। जैसा कि हमने कहा वोलेटाइल वर्ड का मतलब है अस्थायी, तो ये एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। रैम से ही हम जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका जो एब्रीवेशन है उसमें मेमोरी आ रहा है। तो ना तो ये सॉफ्टवेयर है का एक प्रकार है, ना ही ये स्थायी प्रकार की मेमोरी है, ना ही ये CPU रजिस्टर है। रैम एक प्रकार की क्या होती है? एक अस्थायी मेमोरी होती है। और रैम के साइज के आधार पर हमारा जो सिस्टम है वो डिफाइन किया जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार रैम से संबंधित, कई बार रोम से संबंधित। दूसरे प्रकार की मेमोरी है जो रोम है, उसे
रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेमोरी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। निम्न में से कौन सा ऑपरेशन एम्पलीफायर है? साथियों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन एम्पलीफायर से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे इसके ऑप्शन देखते हैं, ये चारों ही ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चारों ही ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। देखिए इसके ऑप्शंस के आधार पर हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं IC 741। IC 741 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये IC 741 क्या है, यहां से हम जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट IC है। अगर हम देखते हैं IC 741 बहुत ही इंपॉर्टेंट IC है। ये जो 741 IC है, और देखो चित्र में दिखाया भी गया है, स्क्रीन पर देखिए, ओपैम्प को 741 IC कहते हैं। इसका ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओपैम्प को किस IC के नाम से जाना जाता है? ये जो 741 IC है यही ओपैम्प IC है। अब ओपैम्प का मतलब है ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मतलब इट कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेरियस टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशन को एक अकेली सिंगल IC परफॉर्म करती है और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन करने में PCB पर यह IC लगाई जाती है। ये ड्यूअल इन पैकेज DIP अलग अलग साइज में बनाया जाता है और ये इसके जो पिंस हैं, पिंस के आधार पर भी इसको डिफाइन किया जाता है। सामान्यतः 8 पिन की ओपैम्प IC के बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, वही प्रैक्टिकली ज्यादा यूज में भी लिया जाता है। तो चित्र में इसलिए हमने 741 IC को चित्र के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया है और ये इस 100% इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार पिन से संबंधित भी आ जाता है कि इसकी कौन सी पिन किस को प्रदर्शित करता है, किस ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है। देखिए हम समझते हैं, देखिए इस प्रकार से होती है IC। ये इसको IC है दिखा रखा है और इस IC के ये 8 पिन IC है। 741 IC ओपैम्प IC है और ओपैम्प IC की ये LM सीरीज है, LM सीरीज। तो LM 741 IC प्रैक्टिकली ज्यादा पूछी जाती है। देखिए साथियों, देखिए जो इसके जो टर्मिनल्स हैं, जो इसकी पिंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया हुआ है। ऑफसेट नल, पहली जो पिन है वो ऑफसेट नल है, दूसरी जो पिन है इन्वर्टिंग इनपुट है, तीसरी जो पिन है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, चौथी जो पिन है वो -VCC है, पांचवी पिन ऑफसेट नल, छठी पिन आउटपुट, सातवीं पिन +VCC और आठवीं पिन NC जिसे नो कनेक्शन कहा गया है को प्रदर्शित किया जा रहा है। देखिए अब मैं इस IC के बारे में आपको ये जो IC है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसको समझिए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओपैम्प। मैंने आपसे कहा कि पेपर में काफी बार पूछा गया है, इन पिन के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ओपैम्प जो IC है उसमें इनपुट टर्मिनल कितने होते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ओपैम्प को जैसा कि हमारे इस चित्र में दिखाया गया है कि 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन जिस पर इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट लिखा गया है, ये 2 टर्मिनल के द्वारा हम ओपैम्प पर इनपुट अप्लाई करते हैं। 2 टर्मिनल पर ही इनपुट अप्लाई करते हैं, 2 टर्मिनल पर ही इसको सप्लाई दिया जाता है। एक +VCC सप्लाई जो दिया जाता है, तो साथियों इसके है ना पिन नंबर याद रखना बहुत आवश्यक है। +VCC जो सप्लाई है वो 7 नंबर पिन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 7 नंबर पिन पर +VCC और -VSS जो 4 नंबर पिन है वो नेगेटिव सप्लाई से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ओपैम्प के किस पिन से आउटपुट प्राप्त किया जाता है। पिन नंबर जो 6 है वो आउटपुट प्राप्त करने का टर्मिनल है, आउटपुट प्राप्त करने की पिन है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इस 8 पिन की ओपैम्प LM 741 IC में कौन सी पिन ओपन रहती है या किस पिन पर कोई कनेक्शन नहीं होता। ये जो NC प्रदर्शित किया गया है वो नो कनेक्शन को प्रदर्शित किया गया है। इसके 8वें नंबर की पिन पर किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं होता है। प्रैक्टिकली हम ये भी कह सकते हैं इसके 8 पिन में से 7 पिन ही हमारे यूज में ली जाती है। 5वें नंबर का पिन ऑफसेट नल है, पहले नंबर का पिन भी ऑफसेट नल है। ये ऑफसेट नल एक पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है और एक नेगेटिव ऑफसेट नल को रिप्रेजेंट करता है। ऑफसेट नल का मीन्स होता है कि जब इसे यूज में लिया जाता है ओपैम्प को,
तो प्रीवियस कोई भी किसी प्रकार के इसके अंदर डेटा अगर या किसी प्रकार की वोल्टेज इसके अंदर उपस्थित तो नहीं है, उसको रिफ्रेश करने के लिए ऑफसेट नल इसमें अप्लाई किया जाता है। देखिए ये इसका जो सर्किट डायग्राम है उससे भी आप समझ पाते हैं। ओपैम्प 741 बेसिकली एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जो अपने दोनों टर्मिनल, जिसे हम इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं, दोनों टर्मिनल पर अप्लाई सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है। ओपैम्प से रिलेटेड ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं जिनको हम डिटेल्ड क्लासेस में हमारी और आगे आगामी क्लासेस में भी हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ हम देखते हैं कि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, पॉजिटिव वाला टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। हमेशा इन दोनों में से किसी एक टर्मिनल पर या दोनों टर्मिनल पर इनपुट अप्लाई किया जाता है। और ये जो आउटपुट टर्मिनल है ये वही है, 6 नंबर की पिन पर आउटपुट टर्मिनल है। देखिए जो दो सप्लाई हमें दिखा रखा है प्लस वी और माइनस वी, ये प्लस वी वाला जो सप्लाई है वो 7 नंबर का है, माइनस वी वाला सप्लाई जो है वो 4 नंबर का है। इस प्रकार से ओपैम्प को इस तरीके से इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका इनपुट इंपेडेंस बहुत हाई होता है, वो सारी चीजें हम आगामी क्लासेस में डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में। ओपैम्प का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि अभी यहाँ प्रैक्टिकली सारा समझाना संभव नहीं है। इस पर डिटेल लेक्चर में हम पूरा एक बड़ा लेक्चर लेंगे, इस बड़े लेक्चर में हम इसे समझेंगे। यहां देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। हमारा तो पहला ऑप्शन है, बिल्कुल सही बैठ पा रहा है कि IC 741 ही हमारा इसका ऑप्शन है। और 741 IC ओपैम्प IC है। हम इसके दूसरे ऑप्शन पर भी डिस्कस करेंगे, IC 555 ये भी एक इंपॉर्टेंट IC है। देखिए IC 555 से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये एक टाइम डिले IC है। IC 555 एक टाइम डिले IC है जो एक्यूरेट टाइम डिले उत्पन्न करता है। 555 इसे टाइमर IC भी कहते हैं, टाइमर IC। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी होता है, टाइमर IC कौन सी है तो हम IC 555 कहते हैं। IC 7805 के बारे में बात करें तो 78 सीरीज जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर IC है। 78 और 79, 7805 एक वोल्टेज रेगुलेटर IC है, वोल्टेज रेगुलेटर IC है। इससे रिलेटेड भी हम डिटेल्ड में हम आगामी क्लास में डिस्कस करेंगे, इन IC को हम डिटेल में पढ़ेंगे। IC 8085 एक माइक्रो प्रोसेसर IC है, माइक्रो प्रोसेसर IC। तो यहां इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर से संबंधित, उसका ऑप्शन ए राइट है। यहां ऑप्शन ए राइट है। IC 741 एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC है। और सभी इन IC को आगामी क्लासेस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर है वो है, मोबाइल संचार में निम्न में से कौन सी संकल्पना होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन जो संचार है उसमें हम किस प्रकार की टेक्निक का यूज करते हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि सामान्यतः जो कम्युनिकेशन की जो टेक्निक है, जो मोड है, वो सामान्यतः 3 प्रकार के हम चित्र में दिखा रहे हैं कि 3 प्रकार के कम्युनिकेशन के मोड हैं। इसे समझते हैं, इनसे ही हमारे इसका क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आएगा और बचे हुए 2 ऑप्शन भी हमें यहां से देखने को मिलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कम्युनिकेशन में, संचार में मुख्य बात क्या होती है, मुख्यतः एक तो ट्रांसमीटर होता है जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, एक रिसीवर होता है जो सिग्नल रिसीव करता है। ट्रांसमीटर को सेंडर भी कह देते हैं, सेंडर सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, भेज रहा है, और रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है। अब यहां देखना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मोड की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन का एक मोड है सिंप्लेक्स मोड। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये जो पहला मोड है सिंप्लेक्स मोड। अब बड़े सावधानी से आप समझिए इसे। सिंप्लेक्स मोड का मतलब है इस प्रकार के कम्युनिकेशन मोड में वन वे डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है। यहां सेंडर हमेशा सिग्नल भेजेगा, हमेशा सेंडर ही भेजेगा, हमेशा रिसीवर ही रिसीव करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका एग्जाम्पल के द्वारा समझना चाहें, जैसा हम देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में मॉनिटर, और हम बात करें कीबोर्ड की, अगर हम बात करते हैं कीबोर्ड की, कीबोर्ड पर हम की प्रेस करके इनपुट देते हैं तो हमेशा की प्रेस करके ही इनपुट देंगे। और अगर मॉनिटर की बात करें, मॉनिटर से हम आउटपुट ऑब्टेन करते हैं। तो कीबोर्ड
एक सेंडर है और मॉनिटर से डिस्प्ले हम आउटपुट को प्राप्त करते हैं, वो एक प्रकार का रिसीवर है। जिस मोड में हमेशा सेंडर फिक्स है और रिसीवर फिक्स है, इस प्रकार के मोड ऑफ कम्युनिकेशन को सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इन तीनों में से क्वेश्चन आ जाता है। तो जहां ट्रांसमीटर हमेशा सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर सदैव हमेशा सिग्नल रिसीव करेगा। वन वे कम्युनिकेशन, एरो के डायरेक्शन से हम देख पा रहे हैं, एरो हमें बता रहा है कि हमेशा ट्रांसमीटर ही भेज सकता है, रिसीवर ही रिसीव कर सकता है। इस प्रकार के मोड ऑफ कम्युनिकेशन को सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। चित्र में देखिए दूसरा जो कम्युनिकेशन का मोड है, ये हाफ डुप्लेक्स मोड है। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का जो मोड है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। देखिए इस मोड में ट्रांसमीटर और रिसीवर में दोनों तरफ एरो लगाए गए हैं, एरो दोनों तरफ लगाए गए हैं। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, बच्चा कई बार हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स को समझने में थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, वो समझ नहीं पाता और वहीं उससे गलती हो जाती है ऑप्शन के चयन में कि सही आंसर क्या है। अगर हम इसे समझते हैं कि ट्रांसमीटर भेज सकता है और रिसीवर रिसीव कर सकता है, यहां ट्रांसमीटर भी लिख रहा है, रिसीवर भी लिख रहा है, इधर भी ट्रांसमीटर भी लिख रहा है, रिसीवर भी लिख रहा है। तो आप समझिए ये कहना चाहता है हाफ डुप्लेक्स मोड होता है जहां जब ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल एक समय में और रिसीवर रिसीव कर रहा है सिग्नल एक समय में। जो ट्रांसमीटर जिस समय सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है उस समय वो ट्रांसमिट ही करेगा और जिस समय ये रिसीव कर रहा है उस समय रिसीव ही करेगा। एक समय पश्चात ये जो रिसीवर था वो सिग्नल ट्रांसमिट करने लग जाता है और ट्रांसमीटर सिग्नल को रिसीव करने लग जाता है। इट मींस ये कम्युनिकेशन दोनों मोड में दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन एक समय में एक बार में ट्रांसमीटर सिग्नल ट्रांसमिट ही करेगा, रिसीवर सिग्नल रिसीव करेगा। इसका एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे वॉकी टॉकी जो हमारा एप्लीकेशन है, वॉकी टॉकी जो हम यूज में लेते हैं, वॉकी टॉकी में जिस समय ट्रांसमीटर सिग्नल भेज रहा होता है, जिस समय वो बोल रहा होता है, उस समय रिसीवर केवल सुन सकता है। उसके बाद वो अपना कोड भेजता है, कोड के बाद रिसीवर जो अभी तक रिसीवर बना हुआ था, जब वो बोलता है, जब वो ट्रांसमीटर बन जाता है तो दूसरे वाला एंड पर रिसीवर बन जाता है। इट मींस दोनों तरफ कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन वन टाइम एक ही सिग्नल ट्रांसमिट किया जाएगा ट्रांसमीटर के द्वारा और वही सिग्नल रिसीवर के द्वारा रिसीव किया जाएगा। इसे कहते हैं हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड क्या है? फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड कहता है कि इसमें सेंडर और रिसीवर साइमल्टेनियसली एक साथ सिग्नल ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मोड है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड। और यहां जो हमारा क्वेश्चन है मोबाइल कम्युनिकेशन, अब आप देख लीजिए, अब आप खुद ही बता देंगे कि मोबाइल कम्युनिकेशन में किस प्रकार के संकल्पना होती है। देखिए अगर मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें तो मोबाइल में हम एक साथ जब हम बात कर रहे होते हैं मोबाइल फोन के द्वारा, तो हम बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं एक बार में। ऐसा कभी नहीं होता कि जब हम बोल पा रहे हैं तो सुन नहीं सकते, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो इसमें बिल्कुल साफ क्लियर बात है कि मोबाइल संचार में निम्न में से कौन सी संकल्पना है? मोबाइल कम्युनिकेशन में डुप्लेक्स, ये जो डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स, डुप्लेक्स को फुल डुप्लेक्स भी कह सकता है या खाली डुप्लेक्स भी लिखा आएगा तो भी वो फुल डुप्लेक्स ही है। ऑप्शन में फुल डुप्लेक्स आए या डुप्लेक्स आए, अब आप अपने ऑप्शन को देखिए। ट्रिप्लेक्सिंग, ए ऑप्शन है ट्रिप्लेक्सिंग मोड, बी ऑप्शन है ड्यूप्लेक्सिंग मोड। तो डुप्लेक्सिंग मोड जो है वही हमारा सही है, ये हम देख पा रहे हैं। और क्वाड्रेप्लेक्सिंग, सी ऑप्शन है हमारा क्वाड्रेप्लेक्सिंग, तो डुप्लेक्सिंग मोड हमारा सही है। सी ऑप्शन है क्वाड्रेप्लेक्सिंग और डी ऑप्शन है हमारा सिंप्लेक्सिंग। देखिए अब सिंप्लेक्सिंग के बारे में हमने समझा, अब यहां समझिए। सिंप्लेक्सिंग तो कम्युनिकेशन मोड है जो एक समय में केवल ट्रांसमीटर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर हमेशा ही सिग्नल रिसीव करेगा। ड्यूप्लेक्सिंग मोड है साइमल्टेनियसली एक समय में सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव दोनों चीज किए जा सकते हैं। रही बात ट्रिप्लेक्सिंग और क्वाड्रप्लेक्सिंग, ये ट्रिप्लेक्सिंग वर्ड ट्रिपल सिग्नल, 3 सिग्नल एक साथ, और क्वाड्रप्लेक्सिंग 4 सिग्नल एक साथ को भेजने का तरीका होता है, लेकिन ये कम्युनिकेशन मोड नहीं है। ट्रिप्लेक्सिंग और क्वाड्रप्लेक्सिंग कोई कम्युनिकेशन मोड नहीं है, लेकिन ये बस इतना इंगित करना चाह रहा है कि 3 सिग्नल और 4 सिग्नल के बारे में, लेकिन ये कोई कम्युनिकेशन एक वैलिड मोड नहीं है। वैलिड मोड सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड है। और यहां मोबाइल संचार में
इस यहाँ डुप्लेक्सिंग मोड के ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट है। डुप्लेक्सिंग मोड के द्वारा हम सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव साइमल्टेनियसली एक साथ में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि प्रतिरोध बराबर 50 ओम और शक्ति बराबर 100 वाट तो धारा ज्ञात कीजिए। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है साथियों। ये आप 100% मान लीजिए, डीसी सर्किट में वोल्टेज करंट प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन हमेशा 100% पेपर में आएंगे। आगे एसी परिपथ में रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंपीडेंस, पावर फैक्टर, एपरेंट पावर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। आगामी क्लासेस में जब हम डिटेल्ड में इस टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं तो पावर के बारे में हम डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो सभी प्रकार की पावरों को विद एग्जांपल्स और विद प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को भी हम लेकर हम आपको समझाएंगे। लेकिन यहां हम देखते हैं यदि प्रतिरोध का मान 50 ओम और शक्ति बराबर 100 वाट है तो धारा ज्ञात कीजिए। ये एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें सिंपली जो पावर का जो फॉर्मूला है, हमारा पावर लॉस का जो फॉर्मूला है, उस पावर लॉस के फॉर्मूले को अप्लाई करके हम ये सवाल को सॉल्व करेंगे। यहां क्वेश्चन में हमसे करंट पूछा है। क्वेश्चन में हमें करंट देकर वोल्टेज भी पूछ सकता है, रेजिस्टेंस भी पूछ सकता है, कई बार पावर भी पूछ सकता है। तो यहां सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हम समझते हैं। देखिए, यदि प्रतिरोध बराबर 50 ओम और शक्ति बराबर 50 वाट है, 100 वाट है तो धारा ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं शक्ति, अब हम शक्ति के फॉर्मूले की बात करेंगे। यहां ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, शक्ति जिसे पावर कहते हैं, P बराबर आई स्क्वायर आर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस में होने वाले लॉस, प्रतिरोधी परिपथ में पावर लॉस को P बराबर आई स्क्वायर आर से प्रदर्शित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक और बात, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, शक्ति की मात्रक इकाई बताइए, तो हम जानते हैं शक्ति को वाट में मापा जाता है। मशीनों के लिए जब हम शक्ति की बात करते हैं तो उसे हॉर्स पावर, अश्व शक्ति में भी मापा जा सकता है, लेकिन सामान्यतः यहां हम वाट की बात कर रहे हैं। उसने गिवन भी दिया भी गया है, शक्ति का मान वाट है। 100, प्रतिरोध का मान 50 ओम है। अब देखिए इस फॉर्मूले की सहायता से हम देखें तो करंट का मान निकालना है, तो आई स्क्वायर बराबर P अपॉन आर सिंपली, या आई का मान जब निकालेंगे तो रूट कर देंगे। तो आई स्क्वायर बराबर P अपॉन आर, तो P पावर का फॉर्मूला, पावर के फॉर्मूले में पावर का मान दे रखा है 100 वाट और रेजिस्टेंस का मान दे रखा है 50, 2, तो आई स्क्वायर का मान 2 दे रखा है, तो आई का मान √2 और √2 का मान 1.414 एम्पियर। देखिए इस क्वेश्चन को यहां इंट्रोड्यूस कराने के पीछे हमारा क्या मकसद है। ये एक सिंपली एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है। कई बार रेजिस्टेंस पूछ लेता है, कई बार पावर पूछ लेता है, करंट पूछ लेता है। डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस में होने वाले पावर लॉस का फॉर्मूला P बराबर आई स्क्वायर से प्रदर्शित किया जाता है। पावर को वाट में नापा जाता है, प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, करंट को हम एम्पियर में मापते हैं। तो देखते हैं इसके ऑप्शन में I बराबर 1.414, क्या ये ऑप्शन में अवेलेबल है? ऑप्शन ए दे रखा है 2 एम्पियर, ऑप्शन बी दे रखा है 1.414 एम्पियर, ऑप्शन सी दे रखा है 1.314 एम्पियर, ऑप्शन डी दे रखा है 3 एम्पियर। तो देखिए अभी हमने सॉल्व किया था, ऑप्शन बी इसका 1.414 यही इसका सही आंसर है। तो हम ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, ये हमारा राइट आंसर है। छोटा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे हम जल्दी क्लिक कर सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आते हैं और ये आपको अटेम्प्ट करना है। देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग मीडिया संचार हेतु ऑप्टिकल फाइबर बनाने में किया जाता है? साथियों इतना इंपॉर्टेंट और आजकल चलने वाला टॉपिक है फाइबर ऑप्टिक्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछा जा रहा है। जैसा भी हमने सोलर सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखा था, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे फाइबर ऑप्टिक्स भी नाउ-ए-डेज प्रचलन में बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेशन में फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है। सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है इसे। एरर फ्री कम्युनिकेशन मोड का ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जो वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है मोबाइल संचार में, अन्य हमारे इंटरनेट के लिए ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन में भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है।
तो सबसे पहले हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कुछ ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूर चाहेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर, हमने यहाँ इसका एक डायग्राम भी दिखाया गया है, एक चित्र भी दिखाया गया है। चित्र के माध्यम से हम इसे बताना चाहेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन मोड में ऑप्टिकल फाइबर किस बात को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, और क्वेश्चन भी हमारा उससे संबंधित ही है कि किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर को बनाने में। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर में जो कम्युनिकेशन जो किया जाता है वो प्रकाश के माध्यम से किया जाता है। सामान्यतः जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, कंडक्टर जो चालक जो हमारे होते हैं, जो एल्युमिनियम या कॉपर जो हमारे चालक जो पदार्थ होते हैं, वायर जो हम बनाते हैं, केबल जो बनाते हैं, एल्युमिनियम और कॉपर से बनाते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन मोड में लाइट फ्लो होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में किस प्रकार के द्वारा किस प्रकार के संकेतों को भेजा जाता है। तो प्रकाश संकेतों को इसके अंदर भेजा जाता है, लाइट सिग्नल को इसके अंदर ट्रेवल कराया जाता है, ट्रांसमिट कराया जाता है। वो बना हुआ किससे होता है? देखिए, अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं ऑप्टिकल फाइबर की, तो डायग्राम में दिखा रखा है कि सबसे इनर भाग जो है इसका कोर है। ये जो इनर भाग है कोर, यही सिग्नल ट्रांसमिट करता है। सिग्नल कैरी करने वाला जो कंडक्टर जो है वो कोर ही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये होलो है, खोखली नली होती है, एक समान डायामीटर की एक खोखली नली फाइबर कहलाती है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल सिग्नल को कैरी करने वाली फाइबर ऑप्टिकल फाइबर कहलाती है, एक समान व्यास की। ये बना हुआ किस मटेरियल का होता है, यही तो इन्होंने पूछा है। अब देखिए साथियों, ये ग्लास, सिलिका या हाई ग्रेड प्लास्टिक से मिलकर बना होता है। ये कांच का बना होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कांच ना देके सिलिका कह देता है, क्योंकि हम जानते हैं कांच का ओरिजिन कहां से होता है, सिलिका से होता है, बालू से होता है। तो कांच सिलिका से मिलकर बना होता है। ये मनुष्य के हेयर, जो हमारी सिर पर जो बाल हैं, उसके डायमीटर के बराबर भी होता है ऑप्टिकल फाइबर। कई प्रकार के सिग्नल को ट्रांसमिट एक साथ भी किया जा सकता है, या सिंगल वेवलेंथ के सिग्नल को भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहले लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके इसमें भेजा जाता है। ये फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। देखते हैं यहां ऑप्शन में क्या दिया गया है, किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग मीडिया संचार हेतु ऑप्टिकल फाइबर बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए है ग्लास और प्लास्टिक, ऑप्शन बी है सिल्वर, ऑप्शन सी है ताम्र, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। देखिए साथियों, ऑप्शन सी और डी तो हम जानते हैं कि कॉपर और एल्युमिनियम का यूज तो हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को बनाने में किया जाता है, उन चालकों को बनाने में किया जाता है जिनके सहायता से सामान्य विद्युत को हम ट्रांसमिट, डिस्ट्रीब्यूट और यूटिलाइजेशन में हम घरों में, इंडस्ट्री में यूज में लेते हैं। लेकिन जब ऑप्टिकल फाइबर की बात आ रही है, वो प्रकाश संकेतों को के द्वारा सिग्नल को ट्रांसमिट कराने के लिए यूज में लिया जाता है, वहां ग्लास और प्लास्टिक की बात होगी। बिल्कुल बेझिझक आप इसको ग्लास और प्लास्टिक कह सकते हैं। हाई ग्रेड प्लास्टिक भी आ जाता है कई बार, और ये ग्लास की जगह कई बार सिलिका भी आ जाता है, कांच भी आ जाता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल को ट्रांसमिट करने का जो तरीका है, तरीका जो है, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, वो मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो शॉर्ट में लिख के भेज देता है, TIR, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। सामान्यतः इसमें होता क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में जो फाइबर है हमारा, उसकी जो कोर है, उसकी कोर के अंदर लाइट सिग्नल एंटर करके उसकी आंतरिक सतह से बार बार परावर्तित होता हुआ आगे बढ़ता है, बिना किसी सिग्नल लॉस के। बिना किसी सिग्नल लॉस के ये लाइट सिग्नल इंसिडेंट होगा, आपतित होगा, एक निश्चित कोण पर आपतित होता है। डिटेल्ड में हम आगे पढ़ेंगे, कुछ टेक्निकल टर्म्स आगे पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित। न्यूमेरिकल अपर्चर है, एक्सेप्टेंस एंगल है, क्रिटिकल एंगल है, कितने एंगल पर से भेजा जाए, मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये कैरी कर सकता है। इसके मोड भी पढ़ेंगे, स्टेप इंडेक्स मोड होता है, ग्रेडेड इंडेक्स मोड होता है, मल्टी मोड, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम अपने इस क्वेश्चन से संबंधित बात करते हैं। तो यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो ऑप्टिकल फाइबर बना हुआ होता है ग्लास और प्लास्टिक का, और ऑप्टिकल फाइबर में जो मोड है वो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 8 बिट रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात आ गया, ये क्वेश्चन जो है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी से रिलेटेड है। सेमीकंडक्टर मेमोरी से रिलेटेड, अब यहां समझना बड़ा कॉन्सेप्ट, सेमीकंडक्टर मेमोरी का भी क्वेश्चन एग्जाम में ये भी हमेशा कई बार पूछा गया है, कई तरीकों से पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है सेमीकंडक्टर मेमोरी क्वेश्चन। अब हम एक बात समझते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी की अगर हम बात करें, सेमीकंडक्टर मेमोरी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आप समझना। देखिए यहां एक वर्ड लिखा गया है, यहां एक वर्ड लिखा गया है हमारा फ्लिप फ्लॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लिप फ्लॉप। अब ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, यहीं से हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जिसमें डेटा बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। सबसे पहले क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर मेमोरी में डेटा को स्टोर किया जाता है बाइनरी 0 और 1 की फॉर्म में। सेमीकंडक्टर मेमोरी में जो सबसे स्मॉलेस्ट डेटा की जो यूनिट है जो स्टोर होती है उसे बिट कहते हैं। और साथियों एक सिंगल बिट को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता है। ये जो डिजिटल लॉजिक सर्किट है फ्लिप फ्लॉप, ये एक सिंगल बिट को कैरी करता है। अब ये बिट आइदर 0 भी हो सकती है, आइदर 1 भी हो सकती है। 0 को या 1 को, जो बिट को स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप की नीड है। तो फ्लिप फ्लॉप, क्वेश्चन क्या बन सकता है, फ्लिप फ्लॉप कितने बिट को स्टोर करता है। तो अगर एक फ्लिप फ्लॉप की बात कर रही है तो एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। और यहां क्वेश्चन पूछा गया है 8 बिट रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है, मतलब कितने फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है इन्होंने। अब देखिए ये फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है जो लॉजिक गेट से मिलकर बना होता है। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां हमने एक रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको बता दिया है कि ये टी प्रकार का फ्लिप फ्लॉप है और ये टी प्रकार के फ्लिप फ्लॉप को हमारे लॉजिक गेट से मिलकर बनाया गया है। 8 बिट रजिस्टर कितने फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना है। अभी हमने आपसे कहा है कि एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डेटा को स्टोर करता है, एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। तो 8 बिट डेटा के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की नीड होगी, 8 फ्लिप फ्लॉप की नीड होगी। 8 बिट के लिए 8 फ्लिप फ्लॉप की नीड होगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी 8 बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए 4 गलत है, ऑप्शन बी 16 भी गलत है, ऑप्शन डी 12 भी गलत है। यहां क्वेश्चन देखिए एक और पूछ लेता है, कई बार बिटों के साइज के बारे में पूछ लेता है। तो 4 बिट का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम निबल कहते हैं, ये हम आगे डिटेल्स में वैसे पढ़ेंगे। 8 बिट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम एक बाइट भी कह देते हैं। ये 8 बिट रजिस्टर को ये 1 बाइट रजिस्टर भी कह देता तो भी इसका क्वेश्चन का आंसर यही होता। क्वेश्चन नंबर अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर हम चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा मल्टीप्लेक्सर। क्वेश्चन दे रखा है 16:1 मल्टीप्लेक्सर के एक डिजाइन के लिए कितनी सेलेक्ट लाइनों की आवश्यकता होती है। देखिए साथियों, मल्टीप्लेक्सर भी सेमीकंडक्टर मेमोरी का लॉजिक सर्किट का एक इंपॉर्टेंट सर्किट है। इसके बारे में भी हम जानते हैं। मल्टीप्लेक्सर का यूज भी कहां किया जाता है, मल्टीप्लेक्सर का यूज भी डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे कि हम इसके नाम से भी पहचान पा सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है शॉर्ट में, ये भी पूछा गया कई बार कि मल्टीप्लेक्सर को प्रदर्शित किया जाता है अन्य नामों से। वो जो अन्य नाम है उसके बारे में भी हम जानते हैं। अन्य नामों में मल्टीप्लेक्सर को कहा जाता है मैनी टू वन कन्वर्टर, मैनी टू वन कन्वर्टर, मल्टीप्लेक्सर। देखिए आपको इस डायग्राम की सहायता से हमने समझाने की कोशिश की है। आप इस डायग्राम को देखिए एक बार कि डायग्राम में हमें बताया गया है, देखिए ये मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम हमें दिखाया गया है
और ये मल्टीप्लेक्सर इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि ये इसकी इनपुट लाइंस हैं। इनपुट लाइंस का मतलब है जहां से हमें इनपुट सिग्नल देना है। बेसिकली ये कम्युनिकेशन में यूज में लिया जाता है, जहां बहुत सारे संकेत जो अलग अलग चैनल से, अलग अलग मीडिया से आ रहे हैं और उनको केवल एक कॉमन चैनल पर ट्रांसमिट करने के लिए मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है। इसे मैनी टू वन कन्वर्टर भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारी इनपुट लाइन को सेलेक्ट करके किसी एक लाइन को पे आउटपुट प्रदान करता है। हमेशा याद रखना, मल्टीप्लेक्सर में इनपुट लाइनों की संख्या तो ज्यादा होती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है। सामान्यतः इन मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है, लेकिन उसमें आउटपुट लाइन की संख्या सदैव एक ही होती है। मल्टीप्लेक्सर की अगर हम बात करें कि मल्टीप्लेक्सर में जो इनपुट लाइनों में से कौन सी लाइन सेलेक्ट करके आउटपुट पर देनी है, इसके लिए कंट्रोल लाइन का यूज किया जाता है और कंट्रोल लाइन के लिए कंट्रोल सिग्नल का यूज किया जाता है। कंट्रोल लाइंस ये निर्धारित करेंगे कि वास्तव में इस समय कौन सी इनपुट लाइन को सेलेक्ट करना है। देखिए, मैं आपको एक फॉर्मूला भी इससे रिलेटेड बताना चाहूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लेक्सर, और इसके बारे में हम और डिटेल में भी हम बाद में देखेंगे कि इनपुट लाइनें और सेलेक्ट लाइनों के बीच में क्या संबंध होता है। देखिए, 2 की पावर m इजकल टू n। आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, ये फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सर में काम में आता है। मल्टीप्लेक्सर के जैसा ही एक सर्किट डी मल्टीप्लेक्सर भी होता है, उसमें भी ये फॉर्मूला काम में आते हैं। 2 की पावर m इजकल टू n। देखिए, आउटपुट तो हमेशा एक ही लाइन होगी, लेकिन कंट्रोल लाइन, जिन्हें सेलेक्ट लाइन भी कहा जाता है, सेलेक्ट लाइन की सहायता से इनपुट लाइनों को का चयन किया जाता है। देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए 2 सेलेक्ट लाइन है, यदि m जो सेलेक्ट लाइन को प्रदर्शित कर रही है, यहां m सेलेक्ट लाइन को प्रदर्शित कर रही है, सेलेक्ट लाइन, और यहां जो n है, n हमारी इनपुट लाइन को प्रदर्शित कर रही है, इनपुट लाइन। यह फॉर्मूला सभी मल्टीप्लेक्सर के लिए यूज में लिया जाता है। यदि हमारे पास 2 सेलेक्ट लाइन वाला मल्टीप्लेक्सर है तो उसकी इनपुट लाइनों की संख्या 4 होगी। क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लेता है कई बार, 4 इनपुट लाइनों वाले मल्टीप्लेक्सर के लिए कितनी सेलेक्ट लाइनों की आवश्यकता है। तो ये 2 की पावर m इजकल टू n वाले फॉर्मूले से हम सेलेक्ट लाइन और इनपुट लाइन के रिलेशन को मल्टीप्लेक्सर के लिए हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, देखते हैं। ऑप्शन पे आते हैं। यहां देखिए 16:1 मल्टीप्लेक्सर की बात की गई है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये कहा गया है कि 16 उसमें इनपुट लाइन है और 1 उसका आउटपुट लाइन है। मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट लाइन एक ही हो गई, इनपुट लाइन 4 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। तो कितने सेलेक्ट लाइनों की आवश्यकता है? अब अभी तो हमने कहा, देखिए अभी हमने कहा कि सेलेक्ट लाइनों के लिए 2 की पावर m इजकल टू n। अब देखिए 16:1 का मल्टीप्लेक्सर है, तो हमारा इनपुट तो दे रखा है ना 16, n इनपुट को प्रदर्शित करता है। तो 2 की पावर m मतलब m की वैल्यू निकालनी है। तो 2 की पावर m, अगर मैं यहां 2 की पावर की बात करूं तो यहां देखिए, अगर 2 की पावर 4 16 को रिप्रेजेंट करता है तो m इजकल टू 4 हो गया। सिंपली इसे सॉल्व करने में हार्ड एंड फास्ट 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे। आपको ये फॉर्मूला पता है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं m क्या है और n क्या है। तो ध्यान से देखिए, m हमारी सेलेक्ट लाइन है और n हमारी इनपुट लाइन है। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि डी मल्टीप्लेक्सर का जो फॉर्मूला है वो उल्टा है। उससे भी हम इसे रिलेट कर लेते हैं। आगे जब हम डिटेल में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर टॉपिक को हम देखेंगे, जब हम मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर के विभिन्न टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इन फॉर्मूले के आधार पर कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन के मल्टीप्लेक्सर बन सकते हैं और प्रैक्टिकली ये अलग अलग साइज के जो मल्टीप्लेक्सर है किस किस प्रैक्टिकल सर्किट में उपयोग में लिए जाते हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहां हम अगर देखते हैं इस क्वेश्चन में 16:1 का मल्टीप्लेक्सर दिया था, तो इनपुट लाइनों की संख्या 16 है और 16:1 के मल्टीप्लेक्सर को सेलेक्ट करने के लिए कितनी सेलेक्ट लाइनों की आवश्यकता है ये पूछा गया था।
तो इस फॉर्मूले के अनुसार हमने देखा कि यहाँ 4 सेलेक्ट लाइनों की आवश्यकता है। और इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमें दिख रहा है, 4 हमें दे रखा है, तो बेझिझक हम इसको 4 वाले ऑप्शन नंबर डी को हम क्लिक करेंगे। राइट हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी पहली क्लास जिसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पढ़े और ये 10 क्वेश्चन के हमने सभी ऑप्शंस पर डिस्कस किया। तो कुल मिलाकर हमने लगभग 25 से 30 क्वेश्चन के बारे में आज इंपॉर्टेंट डिस्कस किया। यदि आज की आपको एक क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आपको थैंक यू, गुड बाय।